नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, पढ़ाई ठीक चल रही सबकी? ठीक है। चलिए, देखिए हमने आपसे कहा था गंगा, जब नदी पढ़ा रहे थे तो मैं आपसे बोला था कि हम लोग यमुना नदी जो उसकी सबसे बड़ी सहायक है उसको अलग से पढ़ाएंगे। उस समय नहीं, क्योंकि बड़ा वीडियो बन रहा था, काफ़ी लंबी क्लास हो रही थी। तो आज हम लोग यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे मैं आप देख रहे हैं 3-4 दिन से हम लोगों का ये सेशन चल रहा है, उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, हाथ से नदियों को बनाना है। देखिए, जब तक आप हाथ से नहीं बनाते हैं तब तक वो दिमाग पे आपके नदी या कोई भी स्थान है नहीं चढ़ता है। और एग्ज़ाम में जब होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो अगर हाथ से कोई चीज़ बनाए हैं तो वो आसानी से आपको याद हो जाता है। आप देखते होंगे अक्सर लोग पीपीटी बना के आपको पढ़ाते हैं, पीपीटी बना के उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, आप सुन लेते हो, कम ही नोट करते होगे या मन कम करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आप बनाते चलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में देखेंगे उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग 1 साल ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं, 1 साल खाली, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, और 2-2 सब्जेक्ट हम 4-4 महीने में किसी अच्छे टीचर से अगर पढ़ते हैं कि हिस्ट्री 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 4 महीने में ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये भी 4-4 महीने में ख़त्म हो सकता है। तो अगर हम 2 सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ें तो 8 से 10 महीने में आप पूरी जीएस कंप्लीट कर सकते हो, प्री कम मेंस दोनों के लिए, ठीक है। और यदि आप सिविल सर्विसेज में आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट और आपको पढ़ना है, तो उसमें से आपको जो सबसे अच्छा है उसको रख लीजिए। तो 1.5 साल के अंदर कर 1.5 साल का टाइम अपने जीवन का दे दीजिए और जो चाहें आप बन सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 साल आप जो है अपना हमारे साथ दीजिए ईमानदारी के साथ, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़िए और सब लोग सेलेक्ट हुइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं यमुना नदी तंत्र। जैसे मैं आपको गंगा पढ़ा रहा था तो मैं एक नदी खींच रहा हूँ। आप अगर हाथ से इस नदी को बनाए होंगे गंगा को, तो गंगा को बनाते ही आप समझ जाएंगे ये कौन सी नदी है। जैसे खींचा गया आप तुरंत समझ जाओगे ये नदी गंगा है। स्थान ये देवप्रयाग, देवप्रयाग पे इसका क्या नाम पड़ जाता था? गंगा। ऊपर वाली नदी क्या थी? अलकनंदा, और इधर वाली भागीरथी, ठीक है। इन 2 नदियों का संगम जहाँ होता है गंगा नाम पड़ता है। ये फरक्का नामक स्थान, फरक्का जहाँ ये पद्मा और हुगली में डिवाइड हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना नदी है। प्रयागराज में आके इससे मिलती है, प्रयागराज। इसके बाद ये फिर से गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो प्रमुख नदी गंगा हो गई, चूँकि गंगा का नाम आगे बढ़ गया है इसलिए प्रमुख नदी हो गई, और यमुना इसकी सहायक नदी हो गई, ठीक है। क्यों प्रमुख नदी गंगा हो गई? इसको मैंने जब गंगा पढ़ाया था आपको तो बताया था ना, इसका नाम आगे यमुना क्यों नहीं पड़ा प्रयागराज के बाद। इन सब चीज़ों को हम लोग गंगा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब गंगा नदी में पढ़ा रहा था तो, ठीक है। उसमें आप लोग देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो। चलिए, अब देखिए सबसे पहली बात, इसका उद्गम कहाँ से होता है, किस स्थान से निकलती है नदी। तो ये इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से होता है इसका। देखिए, और भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता था? गंगोत्री से, गंगोत्री। अब देखिए हमने यमुनोत्री को ऊपर बनाया, ज़्यादा हाइट है ना, यमुनोत्री को ज़्यादा हाइट पे, गंगोत्री को कम हाइट पे बनाया गया है। तो देखिए सिविल सर्विसेज में आपसे पूछा जा सकता है, या कोई छोटा मोटा एग्जाम, इन 2 नदियों में किसका उद्गम जो है ज़्यादा ऊंचाई से होता है। तो आप यहाँ चित्र में देख कर ही समझ रहे होंगे किसका ज़्यादा ऊंचाई से हो रहा है, तो यमुना का हो रहा है, लगभग 6913 किलोमीटर, और इसका 39 मीटर के आसपास हाइट से इन लोगों का उद्गम होता है, ठीक है। अब इसका यमुनोत्री से उद्गम हो गया, तो हिमाचल प्रदेश में जो अब सहायक नदियों की हम इसकी बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश से एक नदी आपको सबसे पहली जो इससे आके मिलती है उसका नाम है टोंस। क्या नाम है? टोंस, ठीक है। उसके बाद और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिएगा,
अब ये देखिए, अगर ये यमुना जो है इस दिशा में बह रही है, पूरब दिशा समझ लीजिए जा रही है, तो ये जो नदियां आ रही हैं, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अभी मैं नाम लिख दूंगा। मैं नदी इसलिए बना रहा हूं कि कभी कभी क्या होगा कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ कुछ नाम नहीं लिखा गया होगा, इधर ये A B C और D लिखा गया होगा ना। आपको बताना होगा A कौन सी नदी है, B कौन सी नदी है, C कौन सी नदी है, D कौन सी नदी है। ठीक है, तो जब आप हाथ से मैप बनाए होंगे सबसे तो पता चल जाएगा कि यमुना की दाहिने सहायक, क्योंकि ये दाहिने सहायक होगी ना, दाएं क्लॉकवाइज घूम रही है, तो दाएं सहायक की पहली नदी उत्तर साइड में कौन सी है, इसका नाम है चंबल। ठीक है, दूसरी चंबल, सिंध, बेतवा और ये है केन। ठीक है, ये 4 नदियां इसकी प्रमुख सहायक हैं। अब इनका उत्तर से दक्षिण क्रम या पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछा जा सकता है ना। पश्चिम साइड दिखाई दे रही है तो इसका क्रम भी पूछा जा सकता है ना, कि सबसे पश्चिम कौन है, चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। एक बार आंखें बंद करिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना को निकलते हुए देखिए, हाथ से अगर इसको बना चुके हैं तो निकलते हुए देखिए, क्या यमुनोत्री से आपको दिखाई दे रही है यमुना निकलते हुए, देखिए। फिर आगे बढ़िए, टोन्स मिलते हुए दिखाई दी। फिर आगे बढ़िए, दाहिने साइड से चंबल दिखाई दी, सिंध दिखाई दी, बेतवा दिखाई दी, केन भी, और प्रयागराज में मिल गई। ठीक है ना, तो आपको ये नदियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप यमुना का नाम लेंगे आपको तुरंत दिमाग में यमुना का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से प्रमुख शहर थे। तो जैसे सोनीपत है, सोनीपत दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, ये सोनीपत हरियाणा में, और अपने यहाँ का आगरा। ठीक है ना, ये प्रमुख शहर भी बसे हुए हैं। ये सब भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप इन नदियों पे शहरों को भी बनाते रहिए। ठीक है ना, एटलस से देख के। अब देखिए, अब इन पे परियोजना कौन सी है जो बहुत पूछी जाती है। तो चंबल के बारे में बहुत अभी थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चंबल पे 3 परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? गांधी सागर, गांधी सागर, ये एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है राणा सागर, और ये है जवाहर सागर। ठीक है, ये दोनों राजस्थान में पड़ेंगे, राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में। पूछा बहुत बार गया है कि ये कौन सी ऐसी नदी है जो 2 राज्यों में जिस पे डैम बनाए गए हैं। तो गांधी सागर एमपी में हो जाता है, राणा सागर जवाहर सागर राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये चंबल जो है निकलती कहाँ से है। तो चंबल जो है मालवा के पठार से जान पाओ, जान लिखते चलिएगा, बनाए हैं आप, इसको लिखिएगा, जान पाओ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, खड्ड का निर्माण करती है ना। जितने डकैत इत्यादि पाए जाते हैं, चंबल का नाम बदनाम है ना डकैतों के लिए। ठीक है ना, तो खड्डों का निर्माण करती है, बहुत बहुत गहरी खाइयाँ जैसे होती हैं। तो वहाँ पे डाकुओं को छुपने में क्या होता था, आसानी हो गई। इसलिए चंबल एक डाकुओं के लिए सुरक्षित नदी मानी जाती है। ठीक है, तो और अब अभी हम इसकी सहायक नदियाँ बाद में देख लेंगे चंबल की। पहले हम देख लें और बेतवा पे, या जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो बेतवा पे 2 परियोजना है, ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा यहाँ पर, माता टीला और राजघाट। कई बार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो किस पे है, बेतवा पे है। ठीक है, ये सब आके नदियाँ इससे मिल जाती हैं। इसमें से हम ये चंबल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नदी है, तो इसलिए चंबल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि चंबल की सहायक कौन सी है। देखिए ऊपर से इसमें एक आ रही होगी बनास, आप देखिएगा क्या आ रही है, बनास नदी। एटलस में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बनास नदी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ साथ मालवा के पठार से निकलती हुई काली सिंध, पार्वती और काली सिंध यहाँ दिखाई दे रही होगी। बनाइए काली सिंध,
ठीक है, और एक है पार्वती, पार्वती है ना, ये इसकी प्रमुख सहायक है, काली सिंध, पार्वती और बनास। फिर ये नदी आके प्रयागराज में मिल गई। तो मोटा मोटा यमुना के बारे में जो इसका स्ट्रक्चर है यही है। छोटा सा 2-4 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, यमुना उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। नंबर 2 लिखिए, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। लिखने से फ़ायदा होगा, जब अपना नोट्स आप खोलोगे तो उसमें सब लिखा रहेगा, नहीं तो आप 2 महीने बाद 1 महीने बाद क्या होता जाता है, चीज़ें भूल जाती हैं। तो अभी आपको आसान लग रहा होगा, ये देख के लग रहा होगा कि तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया या बना लिया, लेकिन एक बार लिख भी लेना चाहिए ना, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप लिखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। ठीक है, अब थोड़ा सा चंबल के बारे में लिख लीजिए। चंबल नदी के बारे में देखिए, चंबल नदी मालवा पठार के जानपाव नामक स्थान से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक हैं बनास, काली सिंध और बनास, काली सिंध बनाया ना हमने, पार्वती। ठीक है, इसके बाद लिखिए, इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में। ठीक, बेतवा के बारे में लिख लीजिएगा, इस पे कौन सी परियोजना है, अगला हेडिंग नीचे लिख लीजिए, अगली नदी में बेतवा। ठीक, बेतवा लिखिए। बेतवा पे 2 परियोजना, माता टीला और राजघाट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, क्या है कि केन नदी पे एक बांध बनाना है। क्या बनाना है, बांध। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, नीचे वाला बना रहेगा। ये वाला सेक्शन मैं थोड़ा मिटा के बता रहा हूँ आपको। केन बेतवा लिखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद केन बेतवा प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो क्या है कि केन नदी पे एक डैम बनाना है, बांध। ठीक है, अगर देखिए बांध का मतलब ये हुआ कि 77 मीटर इसकी हाइट होगी, रोक दिया गया पानी, इसका क्या होगा, केन का पानी रोक दिया जाएगा, तो पानी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, जलाशय बन जाएगा। अब जलाशय बनते ही आसपास की ज़मीन क्या होगी, डूब जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ बसे हैं, वो डूब जाएंगे। बहुत सारे, चूँकि ये जो केन है ये पन्ना रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व से होके गुजरती है, तो ये वन क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र है। तो बहुत सारे जीव, मतलब टाइगर हैं, गिद्ध हैं, इन सब के लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो डूब जाएंगे, है ना। तो इस प्रोजेक्ट को बनने से ये सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको लेकर एक विवाद था, विवाद उत्पन्न हो गया भाई कि इतना नुकसान हो जाएगा, है ना। कुछ पर्यावरणविद जो बाघ संरक्षक हैं या गिद्ध संरक्षक हैं, यहाँ गिद्ध का भी निवास है, वो लोग विरोध करना शुरू कर दिए। या जिसकी यहाँ पर ज़मीनें हैं, ज़मीन है, मकान है, जैसे अभी आपसे ये कह दिया जाए कि आप जहाँ रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, वहाँ से आपको विस्थापित होना है, वहाँ से हटना है। ठीक है, आपको कैसा लगेगा, आपको दूसरे स्थान पर रहना, वहाँ पर आपको घर बनवा के दे दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी ज़मीन है, छोटा सा घर ही हो आपका, लेकिन आपको पुरखों की ज़मीन, प्राचीन काल से जहाँ आपका जन्म हुआ, उससे थोड़ा सा आदमी का लगाव होता है ना, तो लोग भी विरोध करते हैं वहाँ पे। लेकिन अब समस्या क्या है, अगर बांध न बनाया जाए तो बांध बना के क्या करना है, केन नदी पे जब यहाँ बांध, उसको हम बेतवा से जोड़ेंगे। तो बेतवा जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, देखे होंगे, क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड में बहती है उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर इससे एक नहर से जोड़ देंगे और सिंचाई का काम किया जाएगा। उससे पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र हरा भरा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ नुकसान है, यहाँ पर फायदा। ठीक है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए सरकार वो काम करती है जिसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो कभी कभी। तो केन और बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा। और एक चीज़ यहीं से जो है एक प्रश्न अक्सर आता है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना,
वो पर्यावरण के लिए कितनी हितकर हैं। जब पर्यावरण के लिए तो कम अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, जीव विविधता समाप्त हो रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो घुमा फिरा कर प्रश्न आपको लिखने को आएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो उसमें आप बैलेंस बना के आपको लिखना होता है, दोनों पक्ष को दिखाइएगा। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सरकार की बातों को ज़्यादा अच्छे से लिखना होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा केन बेतवा प्रोजेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख दीजिए। इसमें लिखिए इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर, नंबर 1 लिखिए, केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर है, 77 मीटर है, और एक नहर के माध्यम से इसे बेतवा नदी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है। तो क्यों चिंता व्यक्त की है भाई? नंबर 1, यह नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा वन क्षेत्र इस प्रोजेक्ट के कारण जलमग्न हो जाएगा, बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर बाघों और गिद्ध जो विलुप्त प्राय हैं उनका निवास स्थान है, तो इनका निवास स्थान प्रभावित होगा। इसके साथ साथ लगभग जो है 9000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी। 9000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, और करीब 2000 परिवारों, 2000 ये जलमग्न होने के कारण करीब 2000 परिवारों को विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पर्यावरणविदों ने, गिद्ध संरक्षकों ने, बाघ संरक्षकों ने और राजघरानों ने अपना विरोध जताया। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है इस प्रकार से ये यमुना नदी तंत्र के बारे में हमने आपको पढ़ाया। आपको कैसा लगा अपना कमेंट बताइएगा, जो चीज़ ना समझ में आई हो उसको बताइएगा, फिर से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी बात एक बार कमेंट्स में ज़रूर देखिए, और मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आपको नदी बनाना है। एक बार नदी बना के देखिए, उसके बाद इसका इफेक्ट देखिए क्या पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों ने इतनी देर हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।